हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप आपने चैंसो मैन के पहले के एपिसोड देख लिए होंगे। एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड की कहानी को। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ अ किस। गाइस, अब तक हमने देखा कि कैसे जो इटर्नी डेविल था उसके कारण आकी और उसकी टीम 8th फ्लोर में फंस चुके थे। इन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ये डेविल डिमांड करता है कि वे लोग डेंजी को मार दें, तभी वे लोग जाने देगा। लास्ट में डेंजी अब अपने मशीन को चालू करके खुद ही डेविल के मुंह के अंदर जंप कर जाता है और चेनसो मैन में बदल जाता है। फिर वो उस डेविल को अंदर से काटना शुरू कर देता है, पर जो डेविल था वह भी डेंजी को काफी ज्यादा चोटिल कर रहा था लगातार। डेविल कहता है कि क्या क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझे काट लोगे? मुझे काटने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल तो यहाँ पर है ही नहीं। पर डेंजी जो उसकी बातों को नहीं सुनता, लगातार उसे काटता ही रहता है। वहीं ऊपर जो पावर थी वह कहती है अगर डेंजी ऐसे ही चलता रहा, उसका ब्लड लॉस होता रहा, तो उसकी चेन वापस से अंदर चली जाएगी। वही हम देखते हैं डेविल जो डेंजी को चारों तरफ से घेर कर उसे पकड़ लिया था अंदर ही अंदर। वो उसे कहता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो। क्या कितनी निराशा वाली बात होगी कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो। वही खून बहने के कारण डेंजी की चेंसो वापस से अंदर चली जाती है, तो डेंजी डेविल को ही काट कर उसका खून पीना शुरू कर देता है। अब ऐसा करने से वह दोबारा से हील हो चुका था और वह डेविल को काटते हुए बार बार कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इतना बेकार गटर के पानी जैसा खून भी स्वादिष्ट लग रहा है? तुम्हारा दर्द से बुरा हाल हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है हिमेनो के पास्ट को। दरअसल हिमेनो अभी कब्रिस्तान में बैठी हुई थी। वही किसी भी जो उसका सीनियर होता है वो उसे बताता है कि दरअसल डेविस उनसे डरते हैं जो कि दिमाग से पैदल होते हैं। अब तक के तुम्हारे सारे पार्टनर्स थे वे समझदार थे, इनके लिए उनकी मौत हो गई। समझदार लोग डेविल से फाइट नहीं करते बल्कि उनसे डरते हैं। इससे डेविल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो जो नया लड़का है वह आकी है, वह भी समझदार है क्या? जहाँ पर हिमेनो कहती है कि नहीं, कोई भी समझदार इंसान गन डेविल को मारने के सपने नहीं देख सकता। किसी भी कहता है चलो अच्छी बात है। अच्छा, तुम भी तो हंटर इसलिए बनी थी ना ताकि गन डेविल को मार सको, पर तुम तो पागल तो हुई नहीं। सारे हंटर्स बस गन डेविल को मारने के सपने देखते हैं, सारे हंटर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक इंसान के मन में क्या चल रहा है ये बात डेविल को कभी भी पता नहीं चलता सटकिले इंसान से। इसलिए वे लोग उनसे डरते हैं। अब किसी को कहता है कि आकी को जल्दी से ट्रेन करो, वह गन डेविल के टुकड़े को इकट्ठा कर रहा है उससे फाइट करने के लिए। वो दिन दूर नहीं जब उसका सामना गन डेविल से होगा और वह आखिरी फाइट होगी। फिर हमें दिखाया जाता है हिमेनो आकी के साथ डिनर करने जाती है। वो उसे कहती है कि उन दोनों को सिविलियन हंटर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसे बहुत अच्छा ऑफर मिला हुआ है काम करने के लिए, उन्हें पैसे भी काफी ज्यादा मिलेंगे और तो और उन्हें गन डेविल को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। गन डेविल आकी उससे कहता है तू वो चाहे तो जा सकती है, पर आकी हमेशा हंटर की जॉब ही करेगा। हिमेनो जो मन में सोच रही होती है अगर आकी का सामना गन डेविल से हो गया तो हो ना हो उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि वह अभी काफी ज्यादा वीक है, इसलिए हम लोग स्ट्रांग नहीं है। भले अभी गन डेविल हमें जब सैकड़ों को एक साथ मार सकता है, वह यहाँ पर रुक जाती है क्योंकि आकी सुलझा हुआ एक इंसान है। नॉर्मल इंसान तो उसकी मौत जल्दी हो सकती है। हम डेंजी को फाइट करते करते थक चुका था और बेहोश हो जाता है। तब हिमेनो अपनी गोस्ट हैंड का यूज करते हुए उसकी मशीन को दोबारा से चालू करती है और वही मनी मन में सोच रही थी कि ये जो लड़का है ये तो पूरी तरीके से पागल है, ये तो गन डेविल को जरूर मार पाएगा। वही हम देखते हैं डेंजी जो नीचे कहता है कि मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया है, क्यों ना मैं उसका यूज करूं। मैं तुम्हें काटता ही रहूंगा इस तरीके से और तुम्हारा ही खून पीऊंगा और इससे मैं हील होता रहूंगा और तुम्हें मिलेगा केवल एक दर्द, और दर्द में तुम्हारे लिए तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगा। और तो और मैंने मशीन की खोज कर ली है और अब ये मशीन से मैं तुम्हें काटता ही रहूंगा हमेशा। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़े दिनों बाद आकी को होश आता है। वही मैंने पूछता कि कितना समय बीत चुका है। हिमेनो से बताती है कि डेंजी 3 दिनों से लगातार इटर्निटी डेविल से फाइट कर रहा है और तो और वो जीत चुका है। फिर हमें देखते हैं कि इटर्निटी डेविल जिसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि आखिरकार वह हार मान लेता है और वह खुद ही अपने हाथ डेंजी के सामने कर लेता है। वो उसे बार बार भीख मांग रहा है, प्लीज इसे काट कर मुझे दर्द से आजादी दे दो, मुझे और नहीं जीना। डेंजी डेविल का दिल काट कर उसे जान से मार देता है और फिर हम देखते हैं सभी लोग उस होटल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद डेंजी उन्हें बताता है कि उन्हें गन डेविल का एक टुकड़ा उसके अंदर मिला है और तक कर वह बेहोश हो जाता है। दरअसल वह 3 दिनों से लगातार काम कर रहा था, फाइट कर रहा था। पावर हिमेनो आकी और डेंजी को दोनों को संभालते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं और कोबेने और हीरो का अजू सेक्टर में रिपोर्ट देने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद
हिमेनो आकी से कहती कि उन्हें सारे नए हंटर्स को वेलकम पार्टी देनी चाहिए जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। वे कभी भी एक साथ नहीं बैठे, इससे उनकी टीम बॉन्डिंग बढ़ेगी और उनके बीच अभी बॉन्ड नहीं है तो वो बढ़ जाएगा। कोबेने और हिरोकाज़ु जो कि जॉब छोड़ने वाले हैं, शायद हम लोग उसके लिए तैयार भी कर लें। उन्हें डेविल से काफी ज्यादा डर लग रहा है, पर उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश करी, जबकि जो उनका टीममेट था। तो ये वही टाइम होगा जहाँ पर वो डेंजी से भी माफी मांग लेंगे। आखिर कहता है तुमने भी तो उसे मारने की कोशिश करी, जहाँ पर हिमेनो कहती है कि नहीं, वह इतनी छोटी सी बात को दिल नहीं लेने वाली है। आखिर उससे कहता है कि हमें पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज करनी होगी ताकि वह माकी को भी बोलवा इनवाइट करने वाला है और वह माकी वह काम से बाहर जाने वाली थी। तो हिमेनो आकी से पूछती कि तुम्हें क्या लगता है ये बात, डेंजी का स्वभाव क्या है, वह क्या है। वह डेविल डेंजी को बहुत अच्छे से जानता था। माकी को भी डेंजी की बहुत ज्यादा फिक्र है। वह बहुत पूरी दुनिया घूमती रहती है अक्सर, पर काफी दिनों से वह डेंजी के कारण अभी टोक्यो में ही है। शायद उसे डेंजी का कुछ सीक्रेट पता हो। फिर हमें दिखाया जाता है डिवीजन 4 के सारे हंटर्स पार्टी में ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा हुए थे, यहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं। आकी फुशी से पूछता है कि आखिर वह अपनी फ्रेंड को साथ क्यों नहीं लाया, जहाँ पर फुशी उसे बताता है कि वह पावर जितनी समझदार नहीं है जिसके लिए वह अपने साथ उसे नहीं लाया। तभी उनमें से एक आदमी डेंजी को कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है। डेंजी जो मेन्यू नहीं पढ़ पा रहा होता है, तभी उसे कुछ याद आता है अपने किस के बारे में। तो हिमेनो उसे बोलती कि अभी उसे शर्म आ रही है, नशे में होने के बाद शायद वह उसे किस करेगी। अब उनमें से एक सीनियर डेंजी को बताता है कि वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और अपने बारे में सबको बताए। अब आके उससे कहता है कि तुमने कौन से डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल है। ये पब्लिक में बताने की जरूरत नहीं है, ये सीक्रेट रख सकते हो। ये बात तुम उन्हीं को बताओ जिन पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। डेंजी कहता है कि दरअसल मेरा नाम डेंजी है, मेरी उम्र 16 साल है और मेरी हॉबीज है खाना और सोना। सारे लोग हैरान हो जाते कि यार ये तो कितना ज्यादा छोटा और नॉर्मल सा हॉबीज है। हिमेनो उससे पूछता है कि क्या उसने कहीं शराब तो नहीं पी, जहाँ पर डेंजी उसे बताता है कि मैं तो बस चाय ही पी रहा हूँ। फिर हिरोकाज़ु अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है कि कैसे वह 20 साल का है और उसने फॉक्स डेविल के साथ बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट किया है। डेंजी उससे पूछता है कि फॉक्स डेविल से तो आकी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, पर जहाँ पर आकी उसे समझाता है कि देख भाई, हॉक्स डेविल जो इंसानों के साथ है ना काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और उसने कई सारे हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनकी हेल्प करने के लिए। हिमोनो बताती है कि पर उसका हेड केवल हैंडसम लोग ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि आकी। अब यहाँ पर कोवेनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन वो अपने डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। बारी आती फुशु की कि उसकी नया पार्टनर कहाँ है। फुशी उसे बताता है कि दरअसल वह कल ही मारा गया, जो कि आम बात थी इनके बीच। पब्लिक सेफ्टी में हंटर्स की मौत होती रहती है। वहीं हिमेनो कहते कि डेंजी तो नहीं मारा क्योंकि उसे मुझसे किस चाहिए थी। और इस पर एक सीनियर उसे बताता है कि दरअसल हिमेनो तो नशे में होने के बाद सबको किस करती ही रहती है, नए हंटर्स को छोड़कर। उसने यहाँ पर हर किसी को किस किया हुआ था। ये बात जानकर डेंजी खुश था कि आज उसे किस जरूर मिलेगा, पर तभी अचानक से माकिमा की एंट्री यहाँ पर होती है और डेंजी की बातों को भी सुन लेती है। माकिमा डेंजी से पूछती कि वह किसे किस करने वाला है, जहाँ पर डेंजी चिल्लाता है और कहता है वह किसी को किस नहीं करेगा। जहाँ पर हिमेनो से पूछती है कि तुम्हें किस नहीं चाहिए क्या डेंजी, जहाँ पर डेंजी चिल्लाकर बोलता है दोबारा मुझे, हाँ मुझे चाहिए। डेंजी मनी मन में सोच रहा था कि उसे किस तो चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि माकिमा उसे ऐसे करता हुआ देखे। फिर वह अपनी बातों को बदलता है और माकिमा से उस एटर्निटी डेविल के बारे में बात करना शुरू कर देता है। आकी भी उससे कहता है कि जो डेविल था वह केवल डेंजी को ही क्यों मारना चाहता था, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है। माकिमा उसे बताती है कि वो इस बारे में बताने वाली है, पर आकी उससे ज्यादा शराब पीकर उसे बताएगा तो वो सारी बातें उसे बताएगी। फिर यहाँ पर रेस होती है शराब पीने की, जहाँ पर उन्हीं में से एक सी रही और पावर की काफी ज्यादा तारीफ करती कि कैसे तुम्हारा फीट होकर भी इंसानों का खाना मन नहीं करता क्या। यहाँ पावर उसे बताती कि उसका जो आईक्यू है वह बाकी इंसानों और फीड से काफी ज्यादा है, इसलिए उसका इंसानों को खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। यही कारण है कि वह इंसानों के साथ मिलकर पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, जहाँ पर मार्की ने उसे रिक्रूट किया। पता चलता है कि दरअसल हकीकत में तो पावर को आईक्यू के बारे में पता भी नहीं था, वो केवल यहाँ पर फेंकी जा रही थी। आईक्यू उसे बता रही थी कि उसका आईक्यू 100 है और वही जो सीनियर था वो कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, मेरा आईक्यू 120 है। वही फुशी का 124। पावर उसकी बात सुनकर कहता है कि उसका आईक्यू 500 है, नहीं 1000। ये सारी बातें बाकी सब सुन रहे थे। तभी ही मीनो रेंजी को पकड़कर उसे किस करना शुरू कर देती है और सब लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं। डेंजी जो मनी मन में सोच रहा था कि ओहो माकिमा भी हमें देख रही है, पर किस करने में उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और ये
कितना अच्छा लग रहा है। अब दरअसल क्योंकि हिमेनो ने बहुत ज्यादा शराब पी थी तो वह डेंजी के मुंह में ही उल्टी कर देती है। ये सब देखकर सीनियर कहता है कि बेचारा हमेशा हमेशा सदमे में रहेगा ये बातों को याद करके। वही पावर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये तो कितना ज्यादा बेकार है, डेंजी की आदत है अपने मुंह में जो आए गटक जाने की। ये बात हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक में, जहाँ पर डैनी जो छोटा सा था तब वो और पोचिता दोनों ही हमेशा कचरे से उठाकर खाना खाया करते थे। तब डैनी वहां पर 3 चूहों को देखता है जो कि एक शराबी की उल्टी को खाया करते थे। अब डैनी यहाँ पर चूहों पर हंसता है और कहता है कि यो देखो ये पोचिता, देखो जरा इन मूर्ख प्राणियों को, कितने बेकार लोग हैं ये लोग, कितनी किसी आदमी की उल्टी खा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर डेंजी बाथरूम में जाकर वो बहुत उल्टियां करता है। हिरोकाजू उसे संभालता है कि देख भाई संभल जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिरोकाजू उसे बताता है कि उसे डेंजी से जलन होती है कि ज्यादा टैलेंटेड हंटर है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें मुझसे जलन होती है, जरा मुझसे देखो, मेरा आज पहला किस था और वो भी उल्टी से हुआ। और पार्टी के बाद सारी की सारी पेमेंट माकीमा पे करती है और वह हिमेनो डेंजी को अपने पीठ में बिठाकर अपने साथ ले जा रही होती है। ये भी वे लोग दिखते हैं। फिर हम देखते हैं डेंजी को, जिसे रात में होश आता है, वो अब पूछता है सबसे पहले होश में आकर वह कहाँ पर है। हिमेनो उसके पास आती है और वह दोबारा से उसे किस करती है, पर इस बार उसने मुंह में बियर रखी हुई थी। वह सोचती है कि डेंजी उसके घर में है क्यों, हो सकता है शायद वही उसे यहाँ पर लाई होगी, यानी कि वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम माकिमा को पसंद करते हो। वो उस पर नाराज होती कि नहीं यार, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, माँ की आकी भी माँ की माँ को ही पसंद करता है। फिर हिमेनो डेंजी के साइड में जाकर लेट जाती है और वह धीरे से उसे कहती है चलो अब हम मचाएंगे मचाएंगे करेंगे। और पार्टी के बाद हिमेनो ने डेंजी को अपने साथ घर ले जा लिया था। उसने उसे बेड में सुला दिया था और वह खुद नहाने चली जाती है। जब वह लौटती है तो डेंजी, जो कि उसे पीने के लिए पानी मांग रहा था, तो हिमेनो बदले में उसे बियर पिला देती है। फिर वो उसे कहती है कि कैसे डेंजी और आकी कंप्लेन करती है दोनों से कि वो दोनों ही कैसे वह उस घटिया औरत माकी माँ को पसंद करते हैं। और लास्ट में डेंजी को कहती कि चलो लूडो खेलते हैं। पर डेंजी यहाँ पर शुरू में सोच रहा था ओ कितनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या मुझे ऐसी लड़की के साथ लूडो खेलना चाहिए, पहली बार मुझे करना चाहिए, जिसने मुझ पर उल्टी कर दी थी, क्यों ना मुझे भी बदला लेना चाहिए। फिर हिमेनो डेंजी के कपड़े को उतारना शुरू कर देती है और तभी उसे डेंजी की पैंट में एक लॉलीपॉप मिलता है और उस लॉलीपॉप को देखकर डेंजी को याद आता है कि वो जो उल्टी वाला एक्सीडेंट था उसके बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जहाँ पर माकिमा उसे अपने साथ खुली हवा में ले जाती है। उसने उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लाई थी। अब डेंजी उससे कहता है कि मेरा पहला किस था और वह इस तरीके से हुआ कि उल्टी से हुआ है, अब मैं जब भी किसी को किस करूंगा तो मुझे बार बार यही उल्टी याद आएगी। तब माकिमा, जो कि एक लॉलीपॉप खा रही होती है, वह अपने मुंह से निकालती है और डेंजी के मुंह में डाल देती है और वह उससे कहती है कि शायद डेंजी कभी उस उल्टी के स्वाद को ना भूल पाए, पर आगे में जिंदगी में कई सारे उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे और इसके साथ वह कई अच्छी और नई चीजें एक्सपीरियंस करेगा, जिससे वह इस हादसा को भूल जाएगा। उसमें से एक है जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट केस। और ये बात जानकर डेंजी हिमेनो को मना कर देता है और नीचे फ्लोर में सो जाता है। वो पोचिता के लिए इसके लिए माफी मांगता है कि पहली बार उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और उससे बोला है कि पहली बार वह माकिमा के साथ ही करेगा। हमें दिखाया जाता है अगली बार अगली सुबह ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। हिमेनो में डेंजिस कहती कि कल सुबह क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं, वह इतने नशे में थी। वह उसे पूछती है क्या उसने कहीं डेंजी के साथ रात को कुछ गलत तो नहीं किया, जहाँ पर डेंजी उससे कहता है सारी बात है कि उनके बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ। ये बात जानकर हिमेनो खुश हो जाती है। अगर अगर वो कुछ होता तो उसे जेल में भेज दिया जाता, क्योंकि डेंजी 16 साल का था। फिर हिमेनो उसे बताती कि अच्छा तो कल के हादसे के बाद तुम अभी भी खाना खा रहे हो मेरे सामने बैठ कर, जहाँ पर डेंजी उससे कहता है कि फ्री में खाना कोई भी नहीं छोड़ता, खासकर मैं तो नहीं छोड़ता। जहाँ पर हिमेनो पूछती है कि माकिमा की कितनी बेकार पर्सनैलिटी है फिर भी तुम्हें वो पसंद है, जहाँ पर डेंजी उसे हाँ में जवाब देता है। हिमेनो उसे बोलती है कि वो डेंजी की हेल्प करेगा माकिमा तक पहुंचने के लिए, उसे पटाने के लिए, पर डेंजी को भी हिमेनो की हेल्प करनी होगी आकी को पटाने के लिए। और डेंजी ये बात जानकर काफी उसे पूछता है कि क्या क्या तुम्हें आकी में ऐसा क्या दिखता है जो तुम्हें वो पसंद है, जहाँ पर हिमेनो उसे बताती है कि उसका फेस बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर दोनों ही यहाँ पर तैयार हो जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। हिमेनो उससे कहती है कि अब वे लोग दोस्त हैं तो डेंजी कभी भी उसके यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आ सकता है, खाना खा सकता है, वहीं अपने साथ वह आकी और फ्रेंड को भी ला सकता है। पर डेंजी बस यही सोच रहा था कि क्या माकिमा
उसकी साथ आने के लिए तैयार होने वाली होगी। वहीं हम देखते हैं माकिमा को, जो कि अपने एक असिस्टेंट के साथ प्लेन में बैठकर क्योटो जा रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि एक मीटिंग में हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज हुई थी। माकिमा बताती कि अपने असिस्टेंट को कि उसे क्योटो के ऑफिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी बहुत बेकार है। तभी माकिमा याद करती है उसे कि कैसे जो पार्टी थी उसे काफी अच्छा लगा था, पर तभी माकिमा के आगे और पीछे जो लोग थे वे खड़े हो चुके थे। अचानक से उन्होंने अपनी गन निकाल ली थी, लगातार माकिमा और उसके असिस्टेंट पर के सिर पर गोली मार देते हैं और लगातार कई सारी बुलेट उन्हें मारते हैं। ये दोनों वहां पर मारे जाते हैं। फिर ये लोग किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन शुरू हो चुका है, हमने मार दिया किसी को। वही हम देखते हैं बाकी डिवीजन 4 के मेंबर्स को, जो कि सब अलग अलग मिशन में गए हुए थे, पर तभी उनके आसपास के लोगों ने गन निकाल ली थी और उन्हें कुछ लोग गोली मार देते हैं। हमें दिखाया जाता है डेंजी, हिमेनो और पावर और आकी ही बचे थे अकेले, जो रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी डेंजी को गोली चलने की आवाज आती है, पर पावर का कहना था कि हो ना हो यहाँ पर कोई ढोल पीट रहा होगा जिसकी आवाज होगी। पावर हिमेनो से पूछती कि तुम दोनों ने कल रात बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया होगा ना, वहाँ लूडो खेला होगा, जहाँ पर हिमेनो मना करती है और डेंजी कहती है कि वह कहती कि डेंजी जेंटलमैन है। तभी उनके आइट साइड में एक अनजान आदमी बैठा था। वह डेंजी से कहता है कि वह इतना गंदा खाना कैसे खा सकता है। डेंजी कहता है कि ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, पर वो आदमी उससे कहता है कि ओ हाँ, तुमने तो बचपन से ही कचरा खाया है ना, इसलिए तुम्हें अच्छे और बुरे टेस्ट को भूल चुके हो। सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आदमी है कौन और डेंजी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर वह पर्सन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर, जो कि सबसे अच्छे इंसान थे और मुझे काफी अच्छे से खाना दिया करते थे, मुझे फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाया करते थे। वो एक याकुजा थे और थोड़े बुरे काम भी करते थे, पर उनका दिल साफ था। जैसे कि उन्होंने औरतों और बच्चों को मारा भी था। फिर इसके बाद वो आदमी अपनी जेब से फोटो निकालता है और हमें पता चलता है इसका ग्रैंडफादर कोई और नहीं बल्कि वही याकुजा था, जिसने डेंजी को हायर किया था। और ये लड़का जानता था कि हो ना हो डेंजी ने ही उसके ग्रैंडफादर और याकुजा को मारा था। इसी चीज का बदला लेने के लिए ये यहाँ पर आया हुआ था। यह आदमी बाद में कहता है कि मैंने सुना है गंडेविल को तुम्हारा दिल चाहिए, और इतना कहकर वह अपना गन निकाल लेता है और उसने डेंजी के सिर पर गोली मार दी थी। इसके बाद वह आदमी हिमेने को भी शूट कर देता है, पर तभी पावर वहां पर अपने ब्लड के पंच का मुक्का बनाकर उसे हवा में उड़ा देती है और आके भी अपने फॉक्स डेविल को समन कर लेता है और वह उस आदमी को खा जाता है। आखी जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी फॉक्स डेविल उसे बोलता है कि आखी तुमने इस बार मेरे मुंह में ऐसा क्या डाल दिया जो कि बहुत ज्यादा बुरा है और बहुत ज्यादा खतरनाक। ये ना तो इंसान है और ना ही डेविल है। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी ने फॉक्स डेविल के मुंह को काट दिया और बाहर आ जाता है। हमें पता चलता है कि दरअसल यह आदमी भी ठीक वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो सकता था जैसे डेंजर हो सकता था। ये होता है कटाना मैन, जहां पर आकी पावर से कहता है कि वही मैंने को खून को बहने से रोके वरना उसकी मौत हो जाएगी, और आकी के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो आकी फिर यहाँ पर अपनी तलवार निकालता है, जो कि एक कील की तरह तलवार थी। अब ये दोनों ही फाइट करना शुरू कर देते हैं और आकी कटाना मैन को अपनी तलवार से उसे टच कर देता है। तभी कोई डेविल अचानक से आकी के अटैक को एंड कर रहा होता है। 3 स्टेप करने के बाद आकी कांस्टेबल से कहता है कि जाओ उसे खत्म कर दो, और हम देख पाते हैं कटाना मैन के पीछे कुछ बड़ा सा डेविल आकर प्रकट हो जाता है। इसके 2 सिर होते हैं। अपने पंजों से कटाना मैन को उठाकर उसे बीच से ही काट देता है और इससे कटाना मैन यहाँ पर मारा जाता है। फिर आकी पूछता है कि हिमेने की हालत है कैसी, जहाँ पर पावर उसे बताती है कि उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना मौत हो जाएगी उसकी। अब आकी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वही सोच रहा था कि आम लोगों के पास बंदूक कहाँ से आई। यहाँ पर पुलिस और डेविल हंटर्स के अलावा किसी को भी गन नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर आकी कुछ ही कर पाता, तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है। ये हमें वो ये सोच रही होती कि अगर आकी अपने नेल से किसी को स्टैब करता है तो कर्स डेविल आकर उसे जान से खत्म कर देता है। ये इसकी टेक्निक है। आकी पूछता है कि तुम लड़की हो कौन और तुम क्या इस आदमी के साथ हो। वह कटाना मैन की लाश को ऊपर हाथ रखती है और वह कटाना मैन वापस से जिंदा होकर खड़ा हो चुका था, जैसे कि वह पहले जैसा हो चुका था। हमें पता चलता है ये लड़की जो आई थी इसका नाम अकाने था। अब ये कटाना मैन को ऑर्डर देते कि जाओ आकी को मार दे, और आकी जो कि उसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, पर तभी देखते ही देखते कटाना मैंने आकी के पीछे आ चुका था स्पीड से। उसने आकी को अपने कटाना को आकी के आर पार कर दिया था। आकी अब घुटने में बैठ चुका था। वहीं अकाने कहती है इसकी सांसें अभी भी चल रही है, इसे खत्म कर दो। हिमेनो पावर से कहती कि जाओ आकी की हेल्प करो, पर पावर जो कि कटाना मैन के सामने काफी ज्यादा वीक थी, उसे उसकी स्पीड समझ ही नहीं आई। तब हिमेनो अपने घोस्ट डेविल को बुलाती है, पर वह उस लड़की अकाने से अभी डर रहा होता है। तभी हिमेनो के मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है और वह समझ जाती
बताती है कि उसकी मौत बहुत ज्यादा करीब है। अब हिमेनो घोस्ट डेविल से डील करती है कि अगर वो घोस्ट डेविल की पूरी बॉडी उसे वो यूज करने दे, बदले में हिमेने अपना पूरा शरीर उसे समर्पित करती है, सेक्रीफाइस करती है। घोस्ट डेविल इसके लिए तैयार हो जाता है। वह कटाना मैन के सामने आ जाता है और अपने हजारों हाथों का यूज करते हुए उसने कटाना मैन के ऊपर अटैक कर दिया था, पर कटाना मैन लगातार उसके सारे हाथों को काटते ही जा रहा था। वही मैंने जो मनी मनी सोच रही थी कि रोज कितने सारे डेविल हंटर मारे जाते हैं, हमारे आंसू सूख चुके हैं मौत पर लोगों की, पर आकी उनसे अलग है। जब भी उसकी टीम में कोई मारा जाता है तो आकी बहुत ज्यादा रोता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है। कितना अच्छा लगता होगा ना कि कोई है आपके साथ जो कि आपकी इतना ज्यादा परवाह करता है, आपके न होने पर रोता है। हम देखते हैं फाइट के दौरान हिमेनो के शरीर के हिस्से गायब होते जा रहे थे, वहीं घोस्ट डेविल कटाना में इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसे इससे पहले खत्म कर पाता। हिमेनो के हाथ हम देखते हैं दोनों हाथ गायब हो चुके थे, पैर भी गायब हो चुके थे। मरते समय वो आकी से कहते प्लीज आगे मरना मत, ताकि तुम मेरी मौत पर रो सको। हम देखते हैं कि हिमेनो की सिर्फ गर्दन बची हुई थी। वही कटाना मैन जो कि हेल्प के लिए बुलाता है अकाने को, जहां पर अकाने अपने स्नैक डेविल को समन करती है। स्नैक डेविल आकर सीधा ही उसने घोस्ट डेविल की गर्दन को खा लिया था और घोस्ट डेविल भी यहाँ पर मारा जा चुका था। वही आकी काफी ज्यादा डर चुकी थी। आकी देखता है डरते हुए कि हिमेनो मारी जा चुकी है, उसका पूरा शरीर गायब हो चुका था और इसी के साथ हिमेनो यहाँ पर मारी जाती है। इसे कटाना मैन को, जहाँ पर कटाना मैन ने अटैक कर दिया था, हम देख पा रहे थे कि सारे के सारे स्पेशल डिवीजन के हंटर्स पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है और उनकी मौत हो चुकी है। वहीं आकी के ग्रुप में पूरी कटाना मैन ने अटैक कर दिया था। अब उसे खत्म करने के लिए हिमेनो ने अपनी पूरी बॉडी का सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वह घोस्ट डेविल के पूरे शरीर को कंट्रोल करके कटाना मैन को मार सके, पर अकाने ने अपने स्नेक डेविल को यहाँ पर बुलाया जिसने घोस्ट डेविल को खत्म कर दिया। वहीं आकी ने नोटिस किया कि हिमेनो की भी अब मौत हो चुकी है। कटाना मैन अकाने को बताता है कि कैसे वह पावर जो की है यहाँ पर थी वह भाग चुकी है। अकाने कहती कि वो फिंड पावर की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर चेंसो के हार्ट लेने के लिए आए हुए हैं। तभी घोस्ट डेविल का कटा हुआ हाथ डेंजी के पास जाता है और उसकी डोरी को खींच देता है। अब इससे डेंजी चेंसो में कन्वर्ट हो जाता है और वह उठ खड़ा हो उठा था। कटाना मैन कहता है कि अब तो मैं इसके दो टुकड़े कर दूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। जहाँ पर अकाने कहती है कि तुम्हें इस बात को ध्यान रखना होगा, इसके दिल को कोई भी नुकसान नहीं होनी चाहिए, वो हमें चाहिए। डेंजी कहता है अच्छा तो तुम दोनों बुरे लोग हो, मुझे बुरे लोगों को मारने में मजा आता है, मैं उन्हें बिना झिझक के चीर देता हूँ बीच से। फिर डेंजी जंप मारता है और कटाना मैन पर जोरदार अटैक करता है। वहीं आकी जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और उसका काफी ज्यादा ब्लड बह रहा होता है। अकाने जो रेडियो में कहती है वे लोग चेंसो मैन से फाइट कर रहे हैं और उन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और भी ज्यादा लोगों को भेजने के लिए वह कहती है। वहीं कटाना मैन और चेंसो मैन काफी तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतरीन तरीके से मार रहे होते हैं। तब भी कटाना मैन के और भी साथी वहां पर आ जाते हैं और डेंजी के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। वे लोग अब उसे मारने ही वाले थे। कटाना मैन उनसे कहता है कि जल्दी से उसके हाथों पर या उसके सिर पर बुलेट चलाओ, पर उनके गोली चलाने पर थे। तभी डेंजी उन दोनों को ही पटक के पेल देता है, पर उनमें से एक आदमी ने डेंजी को गोली मार दी थी। डेंजी उसे होस्टेज बनाता है और कटाना मैन को बोलता है अगर उसने अब आगे कदम बढ़ाया एक भी तो वह उसके आदमी को जान से मार देगा। और तभी कटाना मैन 2 कदम पीछे हटता है और एक अजीब से पोज को क्रिएट करता है, उसमें बैठ जाता है। दरअसल ही उसका अटैकिंग पोज था। देखते ही देखते अचानक से वह सामने से गायब हो चुका था, वह डेंजी के सामने से गायब हो चुका था। और इससे पहले डेंजी को समझ पाता, कटाना मैन ने पहले कटाने मैन ने डेंजी और दोनों आदमी को, खुद के आदमी को डेंजी को बीच से काट दिया था। कटाना मैन डेंजी की बॉडी को उठाता है, कहता है गाड़ी तैयार करो, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। चेंसो मैन के सारे साथी भी मारे जा चुके होंगे, हो सकता है वे लोग डेविल हंटर हैं, पर हैं तो इंसान ही, उनकी मौत हो चुकी होगी। गोली लगने पर कोई भी इंसान नहीं बचता तो वे भी मारे गए होंगे। तभी कटाना मैन अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वही हम देखते हैं कि पूरी की पूरी स्पेशल फोर्सेस के सारे लोगों के मारे जा चुके थे, स्पेशल डिवीजन के सारे हंटर्स मारे जा चुके थे। इनमें वे सभी लोग थे जो कि पार्टी में आए हुए थे, यानी कि फूशी, हिरुकाजू, सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे। वही माकिमा को मारने वाले जो थे लोग किलर, वे अभी भी ट्रेन में होते हैं। वे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि केटो स्टेशन जैसे ही आएगा हम लोग ना लोगों के बीच छुप जाएंगे, कोई भी हमें नहीं पहचान पाएगा कि हम थे कौन। पर तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उनकी सांसें रुक चुकी थी क्योंकि माँ की आकर खड़ी हो चुकी थी।
वहीं हम देखते हैं स्टेशन में दो हंटर्स को, यूतारो और तेंदो को, जो कि माकीमा को लेने के लिए आए हुए थे। ये भी अभी ट्रेन का वेट कर रहे थे, तभी उनकी तरफ भागते हुए एक आदमी आता है। वो उन्हें बताता है कि क्योटो में जो सारे चार स्पेशल डिवीजन के हंटर्स है ना, उनके ऊपर अटैक हुआ है और वे मारे जा चुके हैं, यानी माकीमा की मौत हो चुकी होगी। तभी ट्रेन उनके सामने आकर रुकती है और उनमें से लोग चिल्लाकर बाहर भाग रहे थे। तभी माकीमा बाहर आती, जो खून से लथपथ थी। वो दोनों को बताती कि ट्रेन में गोलीबारी हुई थी और लाशें अंदर ही पड़ी हुई है। अब माकीमा के कपड़े जो खून से सने हुए थे, ये उसे पूछते कि क्या माकीमा को भी गोली लगी है, जहाँ पर माकीमा उनसे कहती कि उसे कोई भी गोली नहीं लगी है और खून उसका नहीं है। प्लेन के हम देख पा रहे थे कि दरअसल उन चारों गुंडों की बहुत बुरी तरीके से मौत हुई थी। उनके शरीर में एक बहुत बड़ा छेद था। तेंदो और यूतारो जो कि माकीमा को बताते हैं कि टोक्यो में भी कई सारे अटैक हुए हैं और कई सारे हंटर्स की इसमें मौत हो चुकी है। हमें उनकी हेल्प करने के लिए वापस टोक्यो जाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे साथ ही है। जहाँ पर माकीमा उनसे बोलती है उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा और वे लोग हो सकता है वे डेंजी के पीछे होंगे, इसलिए हम उसकी मदद यहीं से हेल्प करने वाले हैं। वही माकीमा यूतारो को बताती है वह प्लीज ऐसे मुजरिमों को तैयार करे जिन्हें की उम्र कैद और फांसी की सजा हुई है। तेंदो को ऐसा टेम्पल खोजना होगा जो कि काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और उसे कुछ साफ कपड़े की भी चाहिए। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सारे मुजरिमों को टेम्पल में लाया जाता है। रास्ते पर उन्हें काफी अच्छा खाना दिया जाता है। उन्हें ये बात पता नहीं थी कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर उन्हें टेम्पल की सीढ़ी चढ़ने को कहा जाता है। माकीमा भी पूरी तरीके से तैयार होकर टेम्पल में पहुंच चुकी थी और टेम्पल में हम देखते हैं कटाना मैन अकाना को बोलता है, ब्लड लॉस होने के कारण मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और मैं काफी ज्यादा फाइट नहीं कर पाऊंगा देर तक। और बाकी उसके साथ ही डेंजी की बॉडी को पेन में ले जा ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को वहां पर एक कौवा नजर आता है। वो कहता है कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ अपशगुन सा। वो काफी ज्यादा डरने लगता है अचानक से, और देखते ही देखते उसका शरीर दबकर फट जाता है बॉम्ब की तरह। ये सब देखकर सब लोग हैरान थे। अकाने जो टीम ई से पूछती कि टीम शी ने माकीमा को मारा कि नहीं। टीम ई का आदमी उसे बताता है कि कुछ थोड़ी देर पहले से टीम सी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इतना कहकर वह आदमी भी फटकर मारा जाता है। अकाने समझ चुकी थी हो ना हो ये काम माकीमा का ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल टेम्पर के सामने माकीमा ने इतारो, टेंडो और सारे मुस्लिमों की आंखों में पट्टी बांधी होती है। इतारो सोच रहा होता है कि आखिर उनकी आंखों में क्यों पट्टी बांधी गई है। टेंडो से बताती कि दरअसल माकीमा सीधा चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है। हम जैसे छोटे डेविल हंटर्स को ये जानने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं कि आखिर माकीमा ने कौन से डेविल से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अब यहाँ हम देखेंगे माकीमा के कॉन्ट्रैक्ट को। माकीमा एक मुजरिम के पास जाकर उसे एक नाम जैसे सुजुमिजिमा जो दोहराने के लिए बोलती है, वह वैसा ही करता है और तब माकीमा अपने हाथों से कुछ साइन को क्रिएट करती है। वहीं कटाना मैन का जो दूसरा हाथ उसे पकड़ रहा था, वो दूसरा हाथ भी मारा जा चुका था जिसका नाम सुजो होता है। यानी माकीमा इन लोगों को अपने हाथों से मार रही हो। माकीमा जो अगले मुजरिम के पास जाती है उसे एक नाम देती है, वह भी एक नाम लेता है और एक एक करके उसने कटाना मैन के सारे गुंडों को मार दिया था। यानी कि इसकी टेक्निक कुछ ऐसी थी कि जो मुजरिम थे इसके सामने वाले वे जिसका भी नाम लेते और माकीमा अपने साइन को क्रिएट करती, वो वहां पे मारा जाता। ये माकीमा की टेक्निक थी और उसने किसी डेविल से बॉन्ड किया। माकीमा की पावर, उस डेविल की पावर यूज करने के बदले माकीमा को किसी इंसान की बलि देनी पड़ती थी। वहीं माकीमा यूतारो तेंदो से अपने आंख की पट्टी हटाने के लिए कह देती है। वो उसे कहती कि उसने जो कर सकती थी वो उन्होंने कर दिया है, उन्हें वापस टोक्यो जाना चाहिए। और अब अकाने और कटाना मैन ही वापस जिंदा बचे हुए थे। अकाने कहती है कि ये कितनी खतरनाक पावर माकीमा की ही हो सकती है, हमें तेंजी को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी वो दोनों दूर खड़ी हुई कोबेने को देखते हैं। उसके हाथ पर एक चाकू था और दूसरे हाथ में उन्हीं के साथी का रेडियो। कोबेनी को यहाँ पर उन दोनों की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और फिर हमें थोड़ी देर पहले के एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है। ये फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे उन दोनों को मारने के लिए एक बूढ़ी औरत को भेजा गया था इन्हें मारने के लिए। उन्होंने पहले हिरोकाजु के गले पर शूट किया, फिर कोबेनी पर गोली चलाई, पर हिरोकाजु के उनके सामने आ चुका था और दूसरी गोली उसी के सिर पे लग गई और वो यहाँ पर मारा जाता है। कोबेनी ने उस बूढ़ी औरत को ही जान से खत्म कर दिया। कोबेनी यहाँ पर हिरोकाजु की मौत पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वहीं अकाने ने अपनी उंगली की नाखून को सेक्रीफाइस करती है और इसने एक डेविल की पूंछ को सामन करती है। वह उससे कोबेनी पर अटैक करती है, पर कोबेनी इजीली उसके अटैक को डॉज कर जाती है और इसने एक डेविल के ऊपर रंप करना शुरू कर देती है। कटाना मैन उसके ऊपर कई सारे बुलेट फायर करता है, पर कोबेनी अपनी चाकू की हेल्प से उसके हाथ को ही काट देती है और फिर उसकी गन को लेकर कटाना मैन को कई बार शूट करती है। तभी अकाने गन उठाकर कोबेनी के ऊपर शूट करती है और कोबेनी
डेंजी की बॉडी को शील्ड के सामने सामने ला लेती है। अकाने कटाना मैन को वैन में पुश करती है और खुद ही वैन को ड्राइव करके वहां से भागने की कोशिश करती है। वही डेंजी को साथ में ले जाने का उनका प्लान था, जो कि अब सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। कोबे डेंजी से माफी मांगती है, क्योंकि वह उसे उस दिन मारना चाहती थी। उसने उसे मारने की कोशिश करी थी उसके पहले वाले मिशन में। फिर वह दोनों हंसना शुरू कर देती, हंसना रोना एक साथ कर रही थी। वो याद करती कैसे उस बूढ़ी औरत को उसकी गन से मार दिया। वही हिरोकाज़ु जो कि उसे बचाते हुए सेक्रीफाइस हो गया, मतलब उसने अपना बलिदान दे दिया। उसके कारण कोबेनी को लग रहा था कि वह ऐसे में पागल हो जाएगी। कोबे ने डिसीजन कर ली थी कि वह नौकरी छोड़ देगी। वो सोच रही थी कि जैसे ही वह हिमोनो से ये मिलेगी उसे बता देगी इस बारे में। सामोने पर माकिमा, इतारो और तेंदो तीनों ही टोक्यो लौट आए थे। तभी वहां पर एक हंटर जिसका नाम माटोमा था वो यहाँ पर आता है उनसे मिलने के लिए। माकिमा खुश थी उसे देखकर कि वह जिंदा है। वो उसे पूछता है कि और कितने लोग हैं जो हमारे साथ ही जिंदा है। माटोमा कहता है कि ईस्ट स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 पर अटैक हुए, सिर्फ वही हंटर सभी बचे हुए जो कि पूरी तरीके से इंसान नहीं थे, स्पेशल थे। माकिमा कहते हैं कि इस अटैक के पीछे हो ना हो गन डेविल का हाथ हो सकता है। माटोका उससे कहते हैं कि हमें ये ऊपर से ऑर्डर मिला है कि अब ज्यादा हंटर्स तो बचे हुए नहीं है, तो सारे के सारे स्पेशल डिवीजन को मिलाकर अब एक कर दिया जाएगा। अब ये जो नया डिवीजन था 4, इसे माकिमा के ही कंट्रोल में होगा। फिर हम देखते हैं माटो जो कि माकिमा को अपना इस्तीफा दे देता है, क्योंकि अब वो ये काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि स्पेशल डिवीजन में रहना खतरे से खाई नहीं था और इससे अच्छा कि वह मारा जाए, वह इस जॉब को ही क्विट कर देगा। माकिमा यहाँ से जाने लगती है। वही माडोगा उसे एक और क्वेश्चन करता है, क्या क्या तुम्हें इस हमले का अंदाजा था, तुम्हें पता था? माकिमा कहती कि अब वह सिर्फ एक आम नागरिक है, तो वह उसे पब्लिक सेफ्टी की अब कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। युतारो तेंदो जिन्हें फिक्र हो रही थी तो माकिमा से कहते हैं कि हम यहाँ पर स्पेस डिवीजन को ज्वाइन करने आने ही नहीं है, हम तो यहाँ पर केवल हेल्प करने के लिए आए हुए थे और एक हफ्ते में हम क्योटो जाना चाहते हैं। जिस पर माकिमा कहती है कि कितनी शर्म की बात है कि तुम लोग डर रहे हो, तुम्हें पता है टोक्यो में कितना अच्छा खाना मिलता है। इसी के साथ जैसे माकिमा और कोबेनी की हेल्प से जो कटाना मैन का प्लान था वह फेल हो चुका था। लोग वहां से भाग जाते हैं, डेंजी को नहीं ले जा पाते। वहीं आकी जिसे हॉस्पिटल में होश आता है वो देख पा रहा था कि अभी डेंजी और पावर उसके साइड पर बैठे थे, वे लोग मांगा पड़ रहे थे। पावर नोटिस करती है कि डेंजी जो एक एप्पल खा रहा है वो उसे इस एप्पल को छीनने की कोशिश करती है। डेंजी कहते हैं कि कायरो के लिए कोई भी एप्पल नहीं है, जो लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गए वे कायर हैं। जहाँ पर पावर यहाँ पर फिर से झूठ बोलती है। वह कहती कि दरअसल वो भागी नहीं थी, वह तो अपने घर गई थी खाना खाने के लिए, उसे भूख लगी थी। पर डेंजी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और दोनों एप्पल के लिए फाइट करते हैं। आके उनसे पूछता है कि डिवीजन 4 से क्या अभी कोई जिंदा बचा है या नहीं। डेंजी उसे बताता है कि दरअसल ओडार कोबेनी और उस चश्मिश बारी बचे हैं, उसने जॉब छोड़ दी। ये बात जानकर आकी जिसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था। डेंजी पूछता है कि माकिमा ने मुझे और पावर को बुलाया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। पावर कहती है कि वो तो यहाँ पर केवल आकी के लिए लाए हुए एप्पल खाने के लिए आई हुई थी। वही डेंजल एप्पल्स की टोकरी उठाकर ले जाता है और एक एप्पल आकी के लिए छोड़ देता है। फिर जैसे भी चले जाते हैं आकी अपनी तलवार उठाता है और जैसा कि हमें पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे अगर आकी इस तलवार का यूज करता है तो उसे अपने जिंदगी के कुछ सालों को सेक्रीफाइस करना होगा। आकी कर्स डेविल से पूछता है कि आखिर उसकी जिंदगी में और कितना टाइम बचा हुआ है और डेविल वह आकी को बताता है कि उसके पास अब केवल 2 साल ही बचे हुए हैं। आकी जो कि अपनी सिगरेट निकालता है और उसे चला रहा था कि तभी उसे हिमेनो की याद आ जाती है और वो काफी बुरी तरीके से रोना शुरू कर देता है। और वही डेंजी जो कि गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था, वह अपनी मांगा जो वापस लेने के लिए आया था, वह आकी को देखता है जो कि रो रहा था। वह सोचता है यार इसका रोना तो बनता है, क्योंकि इसने फाइट में अपने सारे साथी को खो दिया जिनसे ये चाहता था। इसके अपने सारे फ्रेंड और हिमेनो को भी मारी जा चुकी है। डेंजी हिमेनो को याद करता है। वह सोच रहा था कि उसे रोना क्यों नहीं आ रहा है। जहाँ पर पोचिता मरा था तब डेंजी बहुत ज्यादा दुखी था, पर हिमेनो जो कि पहली ऐसी इंसान थी जो डेंजी से दोस्ती करना चाहती थी, पर उसे अभी बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, रोना भी नहीं आ रहा। डेंजी सोच रहा था कि कहीं पावर के मरने पर मैं तो नहीं रोने वाला, ये तो पक्का है। आकी के मरने पर भी तो नहीं रोऊंगा, लेकिन अगर माकिमा मारी गई तो 1-2 दिन मुझे बुरा लग सकता है, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर भी 3 टाइम का खाना और नहाना और अच्छी नींद, ये चीजें ही तो बेस्ट होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरे इंसानी दिल के साथ साथ मेरी इंसानियत तो नहीं चली गई। चलो ये छोड़ो, सब बेकार की बातें हैं, चलो माकिमा के पास चलते हैं। दोनों ही वहां से चली जाती हैं। टेंगो युतारो दोनों ही उनके जाने के बाद आकी से मिलने के लिए आई हुई थी। आकी उनसे पूछता है कि वे दोनों आखिर है कौन। टेंडो ने बताते हैं कि वे दोनों क्योटो से यहाँ पर आए हैं हेल्प करने के लिए। माकिमा के कहने पर डिवीजन 4 को कोचिंग देने के लिए आए हुए हैं। वहीं माकिमा जो कि डेंजी और पावर को अब
अपने साथ एक कब्रिस्तान में ले जाती है। माकीमा डेंजी और पावर को बताती है कि पिछले दोनों हमलों से ये बात क्लियर हो चुकी है, दुश्मन डेंजी के पीछे पड़ा हुआ है। यही कारण है कि वह चाहती है कि डिवीजन 4 और भी ज्यादा प्रैक्टिस करे और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। डेंजी माकीमा से पूछता है क्या वह उन्हें ट्रेंडी करवाने वाली है, जहाँ पर माकीमा उसे बताती है कि अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए वह उन दोनों को ट्रेन करने के लिए एक परफेक्ट टीचर को लाई हुई है। वे उन दोनों को हिमोनो के मास्टर किसीबे के पास ले जाती है। किसीबे अब माकीमा को शांत रहने का कहता है। फिर वह उसे पूछता है कि मेरे पास इनके लिए कुछ क्वेश्चन है। पहला सवाल, तुम्हें अपने पार्टनर्स के मरने पर कैसा लगता है, जहाँ पर दोनों ही बोलते कि उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मरे ही तो हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। दूसरा सवाल, क्या तुम उनकी मौत का बदला लेने वाले हो, उनका लेना चाहते हो, जहाँ पर दोनों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तीसरा सवाल, तुम दोनों किसके साइड में हो, इंसानों की या डेविल्स की, जहाँ पर डेंजी कहता है कि आज जो भी उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा वो उसी की साइड रहेगा। वही पावर कहती कि जो जीतेगा पावर हमेशा उसके साथ रहेगी। किसी भी की उनके सवालों को देकर जवाबों को सुनकर कहता है कि ये दोनों परफेक्ट है, उन्हें फुल मार्क्स देता है। किसी भी कहता है कि ये अच्छी बात है, दोनों अलग हैं, जहाँ पर माकीमा को वहां से जाने के लिए कह देता है। वो अब ट्रेनिंग अभी से शुरू करना चाह रहा था। माकीमा के जाने के बाद किसी भी खुद को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है कि कैसे वह स्पेशल डिवीजन 1 का डेवल हंटर है और उसे ये अच्छा लगता है। लोग उसे टीचर या शहंशाह कह के पुकारते हैं। और किसी भी को दारू, हमें पता चलता है दारू, फीमेल्स और डेविल्स को मारना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इतना कहकर किसी भी दोनों को ही काफी जोर से गले लगाता है। दोनों का ही दम घुटना शुरू हो जाता है। दोनों का दम घुटने लगता है, वो दोनों गर्दन तोड़ देता है, नीचे पटक देता है। अब दोनों जो कि हिल भी नहीं पा रहे होते ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। किसी भी बोलता है कि तुम दोनों का शरीर भी इंसानों की तरह कमजोर है। किसी भी अब दोनों को ब्लड पिला देता है थोड़ा सा, दोनों ही उससे रिकवर हो चुके थे। डेंजी किसी भी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर किसी भी उन्हें बताता है कि दरअसल माकीमा के कहने पर वो उन्हें ट्रेन करने के लिए आया हुआ है और किसी कारणवश डेनी गन डेवल डेंजी के दिल के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं माकीमा को टेंशन है इसकी, क्योंकि डेंजी काफी ज्यादा वीक है। किसी भी उन्हें बताता है कि कैसे आज तक उसने कई सारे इंसानों को ट्रेंड किया पर डेविल्स को ट्रेंड करना उसे आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा दारू पीने के बाद एक आइडिया आया। अब चाहकर किसी भी सबसे ताकतवर डेविल हंटर है, जो भी डेविल उसे हरा देगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तब तक वह उन्हें हराने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक वह उन दोनों को ऐसे ही पीटता रहेगा। पावर उन्हें कहती कि ये तो दिमाग से ही पागल हो चुका है, इसका स्क्रू ढीला है। कीशे दोनों को मारने के लिए उनके पास जा रहा होता है कि तभी पावर अपने ब्लड से हथौड़ा बनाकर डेंची को दे देती है। डेंडी किशिबे को मारने जाता है पर किशिबे ने अपनी चाकू की हेल्प से डेंची के सीने पर और उसके सिर पर घायल कर वार किया। पावर पीछे से उस पर अटैक करती है पर किशिबे उसके गले को भी काट देता है। दोनों ही जमीन पर पड़े हुए थे। किशिबे दोबारा से उनसे कहता है कि अब तुम्हें फिर से उठकर मुझे वार करना होगा डेंची को मारने के लिए। उसे मारना तो आसान नहीं है, पावर भी अमर ही है, लगभग इमोर्टल। अब वो उन दोनों को कितना ही मार सकता है। किसी भी जब छोटा था तब वह अपने खिलौने अक्सर तोड़ दिया करता था क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत थी, पर डेंजी और पावर जैसे खिलौने अब उसके हाथ लग चुके थे। अब वह किसी भी उन्हें मार मार कर बहुत अच्छा बेस्ट और योद्धा बनाएगा। वही हॉस्पिटल में हाकी जो कि फॉक्स टेबल को बुलाने का ट्राई कर रहा था पर फॉक्स टेबल अब नहीं आ रहा था। युतारो उसे बताता है कि फॉक्स टेबल आकी से नाराज है, उसने उसका बहुत यूज किया है, इसलिए वह ये यहाँ पर नहीं आने वाला। वहीं कस डेविल की तलवार भी अब केवल टो ही बार यूज कर पाएगा। अब आकी के पास कोई भी पावर्स नहीं थी जिसके जरिए वो फाइट कर पाएगा, इसलिए वे दोनों यहाँ पर आए थे। उनका कहना था कि आकी को अपनी जॉब क्विट कर देनी चाहिए। उसके पास जो भी टाइम बचा हुआ है उसके जरिए वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है। वो चाहे तो अब फिर से कंटिन्यू कर सकता है, पर उसे एक और ताकतवर डेविल की पावर की जरूरत होगी। उसे कांटेक्ट करना होगा ताकि उसके अंदर पावर आए और फाइट कर पाए। आगे थोड़ी देर सोचता और कहता है कि जिन डेविल्स ने मेरे परिवार और पार्टनर को मारा है वहाँ अभी भी डेविल जिंदा है, तो मैं इस जॉब को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वहीं उसकी बात सुनकर वे दोनों वहाँ पर जाने लगते हुए उसे बोलते कि वे कल जरूर आएंगे। जाने से पहले युतारो कहता है कि क्योटो के सीनियर्स ने उन्हें बताया कैसे स्पेशल डिवीजन में काम करने वाले सारे लोग क्रेजी होते हैं, पागल। उनका कहना शायद सही था। जब वे दोनों वहां चले जाते हैं तभी एक लड़की आकी के कमरे में आती है, जिसे देखकर आकी हैरान हो जाता है। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वही हम देखते हैं किशी के, जो कि एनजी और पावर को मार मार कर उनका भूसा बना देता है। किसी के कहता है कि मैं सोने के लिए घर जा रहा हूँ, कल सुबह मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। किसी के जाने के बाद डेंजी नीचे गिर चुका था क्योंकि वह काफी ज्यादा थक चुका था। अब वो काफी जोर से चिल्लाता है। वहीं पावर जैसे लग रहा था कि शायद डेंजी के सिर पे चोट लग चुकी है और वो पागल हो गया है। वो उसके सिर पर दोबारा से चोट मारकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद डेंजी होश में आता है। वो पावर से पूछता है कि आज वह कितनी बार मर चुका है। पावर उसे बताता है कि शायद आज वो 20 बार मरा है, पर ज्यादातर समय वह होश में नहीं थी, इसलिए वो काउंट नहीं कर सकती और कितनी बार भी मारे गए।
दोनों ही घर जाने लगते हैं। वहीं डेंजी, जिसको ये ट्रेनिंग पसंद नहीं आ रही थी, कि अगर ये ट्रेनिंग चलती रहेगी ऐसे ही तो उसकी लाइफ फिर से नर्क बनने में देर नहीं लगेगी। पावर कहती कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर डेंजी बात जानता था कि अगर वे लोग भाग गए तो पब्लिक सेफ्टी वाले जरूर उन्हें ढूंढकर मार ही देंगे। डेंजी जो वापस गुस्से में आकर कहता है कि वो जो शराबी बुड्ढा, उसने मुझे कैसे मारा, मैं तो उसकी कल फौट लगा दूंगा, वो तो हमें खिलौने की तरह यूज कर रहा है। तभी पावर को एक आइडिया आता है कि शराब पीने पर उस बुड्ढे का दिमाग खराब हो चुका होगा, तो हम हमारा दिमाग का यूज करेंगे तो इजीली हम उसे हरा सकते हैं। जहाँ पर डेंजी को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो यहाँ पर उसे बोलता है कि वो लाइट यागामी की तरह ही है, यानी कि वही डेथ नोट वाला कैरेक्टर। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेंजी को और पावर को। इन्होंने चश्मा पहन लिया था ताकि वे लोग स्मार्ट सा लगे। यहाँ पर वे किसी का वेट कर रहे थे, किसी भी उनके घर पे आता है। दोनों अपना प्लान यहाँ पर शुरू कर देते हैं, जहाँ पर पावर अपने ब्लड के जरिए भाले को क्रिएट करके किशिवे के सिर पे एम करती है, पर किशिवे उससे उसको डॉज कर जाता है। वो उसके भाले को पकड़ लेता है। उसके ऊपर वाले फ्लोर में पावर ने कई सारी खून की बोतल रखी हुई थी, वह उनसे भाला बनाकर किशिवे के ऊपर अटैक करती है, पर किशिवे उन भाले से भी बच जाता है और पंच मारकर सारे के सारे ब्लड सैंपल्स को तोड़ देता है। लास्ट में डेंजी ऊपर से किशिवे के ऊपर पीछे आता है और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले किशिवे डेंजी के फेस पर जोरदार लात चढ़ता है और डेंजी दूर जाकर नीचे गिर जाता है। फिर किशिवे उसके पास जाता है, वो उससे कहता है तुमने अच्छा ट्राई किया, तुमने इस बार अपना माइंड का यूज किया, पर तुम दो रीजन से हार चुके हो। पावर ने बहुत ज्यादा ब्लड का यूज किया और वो वीक हो गई, और तुमने कैसी डेंजी किसी भी का अटैक को नहीं देख पाया। किसी भी वहाँ ये कहकर जा रहा था कि तुमने अच्छी कोशिश करी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही ट्रेनिंग काफी। डेंजी ये बात पावर को बताता है कि उनकी आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, और ये बात जानकर पावर थोड़ा अच्छा महसूस करती है। वही डेंजी दोबारा से खड़ा हो रहा था कि तभी किसी भी उसके सिर पर एक जोरदार चाकू फेंक कर मारता है। वो उसे कहता है कि शिकार को कभी भी अपने शिकारी पर ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि वो उसे छोड़ देगा। वही हम देखते हैं तेंडो रिदारो को, जो कि आकी को एक स्पेशल फैसिलिटी में ले जाता है। युतारो उसे बता रहा था कि ताकतवर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का रीजन ये मतलब ये होता है कि उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। वहीं काम पे वापस जाना बहुत खतरे से खाली होगा। तुम्हारे पास कोई पावर होनी चाहिए, तुम अपने वापस काम में जा रहे हो तो, क्योंकि हंटर की जॉब काफी ज्यादा खतरनाक होती है। फिर ये लोग एक जगह पर जाते हैं, जेल इसी जगह में। युतारो से बताता है कि पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जितने भी डेविल्स को जिंदा पकड़ा है, वे सारे डेविल्स यहीं पर हैं। अब तुम्हारे पास एक अच्छे डेविल्स को चूज करना होगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद युतारो आकी से पूछता है कि क्या वह सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, जो तुमसे मिलने आई थी। आकी उसे बोलता है कि वह उसकी पार्टनर ह्यूमन की छोटी बहन थी। युतारो जिसे लग रहा था कि वह आकी पर नाराज करने के लिए आई होगी, गुस्सा करने के लिए, पर आकी कहता है कि नहीं, दरअसल वह उसे कुछ लेटर्स देने के लिए आई हुई थी जो हिमानो ने अपनी छोटी बहन को भेजा करती थी। उसकी छोटी बहन को जो लेटर हिमानो ने भेजा था, वो चाहती थी आकी भी इस लेटर उस पर। आकी देखता है कि हिमानो लेटर्स पे हमेशा उसी के बारे में लिखा करती थी, कैसे वह आकी को मनाने की कोशिश कर रही है। उन दोनों को ये जॉब छोड़ देना चाहिए। हिमानो जो कि आकी को मनाने की कोशिश करती थी हमेशा से ही, आकी लेटर पढ़ के समझ चुका था कि हिमानो उसे पसंद कर दी थी। वहीं आकी को सेल नंबर 108 के सामने खड़ा हो चुका था। युतारो उसे बताता है कि इस सेल के अंदर फ्यूचर डेविल है और आकी को उसी से ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पर कई सारे लोग जिन्हें अपने फ्यूचर से डर लगता है, ये डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है। युतारो उसे बताता है कि पब्लिक सेफ्टी में केवल 2 ही लोगों ने फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके बदले में एक ने अपनी आधी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया, वहीं दूसरे ने अपनी दोनों आंखें सेक्रीफाइस कर दी और सूंघने और चखने की पावर को भी सेक्रीफाइस कर दिया। शायद आकी ही उससे कोई डील, प्रॉफिटेबल डील कर पाए। फिर आकी को उस सेल के अंदर भेज दिया जाता है। आकी जिसे फ्यूचर डेविल की उसकी एक आंख नजर आती है, इसे आ जाता है। बार बार वो उसे एक ही बात कहे जा रहा था कि फ्यूचर का ही राज है, ऐसी बातें कहता जा रहा था, ये बार बार कह रहा था। वो उसके सामने नाचने लगता है। वहीं आकी आकी से कहता है कि अरे तुम शांत क्यों हो, तुम भी बोलो फ्यूचर का ही राज है। जहाँ पर आकी उसे इग्नोर करता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हुआ है, उसके बदले में उसे क्या चाहिए। फ्यूचर डेविल को आकी का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो उसे कहता है कि इससे पहले कि उसे आकी का फ्यूचर देखना होगा, फिर वो डिसीजन लेगा कि उसे आकी के साथ क्या कोई डील करना है या नहीं। फिर आकी को वह अपना सिर उसके पेट में डालने के लिए कहता है। आकी को ये काफी अजीब लग रहा था, पर वह ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद आकी का फ्यूचर देखने के बाद फ्यूचर डेविल जो हंसना शुरू करता है, वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी आंख में ही रहूंगा, फिर तुम मेरी पावर को यूज कर पाओगे।
आकी जो कि हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था कि बस इतना आसान था। जहाँ पर डेविल उसे बताता है कि फ्यूचर में आकी की मौत काफी इंटरेस्टिंग तरीके से होने वाली है और फ्यूचर डेविल ऐसा होता हुआ अपने आंखों से देखना चाहता है। वहाँ आकी को ये भी बोलता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, पर आकी उसे रोकता है और कहता है कि उसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसे तो बस पहले अपने दुश्मन को मारना है, उसे अपनी मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानना। इसी के साथ दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और फ्यूचर डेविल जो कि आगे की दाई आंख में आ चुका था, वही हम देखते हैं कि शिवे ने जिसने पावर और डेंजी की पिटाई करके रखी हुई थी ट्रेनिंग के दौरान, आखिरकार वे दोनों किशिवे के गाल पर एक चोट पहुंचाने में कामयाब हो चुके थे, जिसके बदले में किशिवे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो उसे कहता है कि आप तुम्हें रोज रोज ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, अब हम हफ्ते में केवल एक ही बार ट्रेनिंग करेंगे। ये बात जानकर दोनों अब थोड़ी सुकून की सांस लेते हैं। किसी भी कहता है कि लड़ाई के दौरान तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। तुम्हें हम ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि उनके पास कौन सा हथियार है। किसी भी उन्हें बताता है कि कल वे लोग असली फाइट करेंगे कल, और कल उस नागिन और कटाना मैन पर भी अटैक करने वाले हैं। पूरा का पूरा डिवीजन फोर्स भी वहां पर होगा। अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए तो इस डिवीजन को रद्द कर दिया जाएगा और फिर मुझे तुम दोनों को जान से खत्म करना पड़ेगा। डेंजी कहता है कि अगर हमारे बीच फाइट होगी तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दया दिखाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुमने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है, अब मैं और भी ज्यादा डेविल्स को मार सकता हूँ, जिससे कि वह माकीमा के करीब और जा सकता है। उसका चांस बढ़ चुका है माकीमा के करीब जाने का। किसी भी माकीमा के करीब चाहता है और वह उसे सोच रही थी कि वो उसे ऐसे टेंट कर देगा डेंजी और पावर को। किसी भी उसे बोलता है कि अब मैं उन दोनों से थक चुका हूँ। आज तक उसने जितने भी हंटर्स को टेट किया है पास्ट में उन सब की मौत हो चुकी है और इससे किसी भी और भी ज्यादा ड्रिंक करना सीख चुका है। वो सोचता है कि इन खिलौनों के मरने पर हालांकि उसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी उसे डेंजी और पावर से लगाव होने लगा था। माकिमा उससे पूछती है कि किसी भी ने आखिर यहाँ पर उसे क्यों बुलाया, मीटिंग क्यों फिक्स करी। किसी भी जानता है कि पब्लिक सेफ्टी को डिवीजन में हुए इस अटैक के बारे में पहले से पता था और माकिमा को भी इस अटैक के बारे में पहले से पता था। माकिमा उसे बोलती है कि अटैक तो मुझ पर भी हुआ था। किसी भी उसे कहता है कि इससे मुझे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है, मेरे कितने हंटर्स मारे जा रहे हैं, तब तक जब तक कि वे इंसानियत के भली पर काम कर रही है। माकिमा उसे कहती है वो जितने भी हो सकता है उतने ज्यादा इंसानों को डेविल से बचाना चाहती है, उसका मोटिव है। अगर उनका कल का मिशन कामयाब हो जाता है तो डिवीजन फोर्स पब्लिक रिकॉर्ड पर एक अच्छी जगह पर अपना इमेज बना लेगी, जिससे उन्हें कई सारे फ्रीडम्स मिलेगी और वे और भी ज्यादा लोगों को बचाएंगे, यानी इंसानों के काम आएंगे। किसी भी माकिमा को झूठ का कहता है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों कह रहा है ये हमें बाद में पता चलेगा। वही अकाना और कटाना मैंने एक आदमी के साथ अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग में छुपे हुए थे। अभी इन्हें छिप जगह पर जाना था। अकाने कहती है कि जब तक माकिमा जिंदा है तब तक कोई भी जगह उनके लिए जिंदा नहीं है। जापान में तो नहीं, यहाँ पर रुकना चाहिए। काटाना मैंने भी यही सोच रहा था कि मेरे दादा होते तो हमें यहाँ पर भागने की जरूरत ही नहीं होती। अभी डेंजी भी अभी जिंदा है और उससे मुझे अपने दादा की मौत का बदला लेना है। अकाना उसके आदमी से कहती है कि तुम्हें कटाना मैन की फिक्र करने की तो चिंता ही नहीं है। अगर वो मारा भी जा चुका है तो उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है, पर तुम लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर तुम्हें कोई काट ना ले। अब कोई ये जान नहीं पा रहा था कि अकाना क्या कहना चाहती है। कटाना उसे बताती कि उसका जो ग्रैंडफादर था याकुजा का बॉस, वो उसके लिए एक सीक्रेट हथियार छोड़ के गया हुआ है। और हम देख पा रहे थे कि उनके जो नीचे वाला फ्लोर था उसमें कई सारे zombies थे। ये वो लोग थे जो कि याकुजा के कर्ज को नहीं चुका पाए थे। अकाने कहती है अगर ये जोम्बी किसी इंसान को भी काट लेते हैं तो वो जोम्बी में बदल जाते हैं और हम जोम्बी से ही डिवीजन फोर्स को खत्म करेंगे। वहीं युतारो ने बताता है कि वे लोग आज क्योटो वापस लौटने वाले हैं और उनकी मुलाकात अब वे कभी भी नहीं करेंगे एक दूसरे से। वो आकी से पूछता है क्या वह सच में गन डेविल को खत्म करना चाहता है। कटाना मैन और उसकी साथी से तो वह हार गया, जीत नहीं पाया, और वह एक ऐसे डेविल को हरा पाएगा जिसने पूरी दुनिया पे ही हाहाकार मचाकर रखा हुआ है, लाखों लोगों को मारा है। उतारो से कहता है असल वो टेंडो भी गन डेविल के कारण ही हंटर बने हुए थे, उसे मारने के ख्याल दिमाग में लेकर, पर उसे मारने के सपने भी लोग अब नहीं देखते। वो ये बात जानते हैं कि ये मुमकिन है ही नहीं। यूतारो को आकी की शक्ल देखकर अब गुस्सा आने लगा था क्योंकि वह काफी ज्यादा वीक था, पर शो ऐसा कर रहा था कि जैसे कि वह बहुत ताकतवर हो। आकी उसे कहता है कि ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसे कि तुम क्या सोचते हो, लोग क्या सोचते हैं, बस तुम देखो कि वह क्या करने वाला है। अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मेरी मौत पर हंस सकते हो। अब आकी को हेडक्वार्टर में छोड़ने के बाद यूतारो उसे एक ड्रिंक देता है पीने के लिए। वो उसे कहता है भले ही वह आकी से नफरत करता होगा पर वह हमेशा ही उसके सपोर्ट पर है, इसलिए वह उसे एक एडवाइस भी देना चाहता है। स्पेशल डिवीजन में सारे के सारे लोग पागल होते हैं, जरा उनसे बचकर ही ले रहना। वही हम देखते हैं माकिमा याकुजा गैंग के करंट बॉस से मिलने के लिए गई हुई थी। वो हमें बताता है कि स्पेशल डिवीजन के जो भी अटैक हुए थे वो सारे मेरे ऑर्डर्स के कारण नहीं हुए।
मेरे ऑर्डर्स के पीछे नहीं है, बल्कि इसके पीछे अकाने नाम की एक लड़की अकाने है, जिसने की गैंग मेंबर्स के गन डेवल से डील करवाई थी। जहां पर माके में पूछते कि कैसी डील हुई गन डेवल के साथ। उसका डॉस उसमें बताता है कि बंदूक और गोलियों के बदले उन्होंने गन डेविल को 20,000 येन दिए। डेविल्स डेविल्स जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, पर उसने लिए। माँ की माँ जो कहती है वो उसकी गैंग के उन सारे मेंबर्स के नाम इस कागज पर लिख कर दे दे। उसका लीडर इसके लिए तैयार हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद माँ की माँ थोड़ी देर के लिए उन्हें जेल में डालने वाली होगी। माँ की माँ कहती कि उसे याकुजा ही नहीं बल्कि और भी दूसरे गैंग्स के लोगों के नाम चाहिए होंगे जिन्होंने गन डेविल से कांटेक्ट किया है। बॉस उसको कहता है कि ये तो कितना पागलपन होगा कि मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरी गैंग अगर ये जान लेगी कि मैंने तुम्हें उनका नाम बता दिया तो उनके वे आपस में फाइट कर लेंगे। माँ कहती कि इसमें ही लोगों की भलाई होगी। उसका लीडर कहता है कि तुमने कभी नेसेसरी एविल के बारे में सुना है? ऐसी बुराई जिसे करने पर कुछ अच्छा होता है, भलाई। नेसेसरी एविल, ऐसी बुराई जो आप करते हो लेकिन इससे किसी का भला होता है। अगर हमने एक दूसरे को मार दिया तो जापान फौरन माफिया के लिए ओपन हो जाएगा। चाइनीज और रशियन माफिया और भी ज्यादा खतरनाक है, वो यहाँ आने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हम उनके सामने तो ठीक ही हैं, तुम्हें ये बात माननी चाहिए कि हमने यहाँ पर आने से उन माफियाओं को रोक कर रखा हुआ है। फिर माकिमा अपने पास से एक बैग निकालती है। उसे लग रहा था कि शायद माकिमा उसे रिश्वत दे रही होगी, पर माकिमा उसे बताती है कि इसमें पैसे नहीं है, बल्कि यहाँ पर खड़े हुए हर एक आदमी का कुछ कीमती सामान है। इसमें खड़े हुए यहाँ पर लोगों के बीवी बच्चे पेरेंट्स की, यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर खड़े हुए थे उनके बच्चों पेरेंट्स की आंखें उस बॉक्स में रखी हुई थी। वो आदमी देख पा रहा था कि उस बैग में सच में बहुत सारी आंखें रखी हुई थी। माकिमा उन्हें बताती कि दरअसल वो किसी को जानती है जो कि बिना किसी दिक्कत के इन सारी आंखों को वापस से उनकी जगह पर पहुंचा सकता है। अगर वह उसे सारे नाम दे देगा तो माकिमा उस आदमी से मिलवा देगी जो कि उनके परिवार मेंबर्स की आंखें वापस करवा देगा। तभी पीछे से एक आदमी माकिमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी माकिमा उसकी आंखों पर देखती है, वो आदमी का अजीब सा कुछ होता है, उसकी आंखों से खून निकलना बह शुरू हो जाता है, वहीं पर मारा जाता है। फिर माकिमा उस लीडर से कहती है कि नेसेसरी एविल, जो कि एक कहावत है, एक बहाना है अपने पाप को दिखाने का, जस्टिफाई करने का। समाज को उसकी जाने की जरूरत ही नहीं है। वही हम देखते हैं कटाना में जिस जगह पर छुपा हुआ था, अब पुलिस और स्पेशल डिवीजन की सैनिकों ने उसे घेर लिया था, यानी कि अब वो पकड़े जाने वाला था। अब वे वहां पर घुसने ही वाले थे कि तभी अकाने और कटाना मैन भी अब सबको मारने और डेंजी का दिल चुराने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। डेंजी, पावर और कोवेनी भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। डेंजी और पावर अब अपनी ट्रेनिंग के कारण बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। आखिर किसी भी से पूछता है कि उनका प्लान क्या है, किसी भी उसे बोलता है कि हमारे बीच कोई भी प्लान नहीं है, पूरा का पूरा स्पेशल डिवीजन एक साथ अंदर घुसेगा और आकी और बाकी के सब लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। किसी भी पुलिस को बताता है कि वह स्पेशल डिवीजन 4 का कैप्टन है। पुलिस और डिवीजन 2 को बेसमेंट और पुलिस को बस बेसमेंट 2 के एंट्रेंस को सील करना होगा। जो भी अंदर के आतंकवादी है उससे निपटेगा डिवीजन 4। किसी भी उन्हें बताता है कि डिवीजन 4 के मेंबर जो कि अब इंसान नहीं है पूरी तरीके से, उनमें से अगर कोई शहर में भाग निकला तो वह आतंकवादियों से और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी सारे हंटर्स के बारे में उन्हें बताता है ताकि वे लोग उनसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। यहाँ पर एक होता है शार्क फीट, जिसका नाम बीम होता है, जो कि किसी भी मटेरियल में तैर सकता था, जैसे कि वो पानी हो, किसी भी मटेरियल को पानी में बदल सकता था। वो अपने सिर को शार्क के मुंह में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शार्क फील्ड ज़ॉम्बीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो उसे खाना शुरू कर देता है। वह एक आदमी को खाने की कोशिश करता है वहां पर वो आदमी उसे लात मार कर पुश कर देता है। शार्कफील्ड उसे माफी मांगता है कि उसने उसे ज़ॉम्बी समझ लिया था, और ये होता है एक दूसरा आदमी जो कि होता है वायलेंट फील्ड, जो भी एक हंटर ही था। किसी भी बताता है कि ज्यादातर डेविल फीड बनने के बाद कमजोर हो जाते हैं, पर ये फीड होते हुए भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये अपने मुंह पर एक गैस मास्क पहनकर रखा हुआ होता है, जिसके जरिए जहरीली गैस निकलती रहती है, और जो भी हो जाए ये मास्क कभी भी निकलना नहीं चाहिए। फिर वहां भी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। तभी उसे वहां पर एक लड़की नजर आती है, वो उस लड़की वहां से भागने के लिए कह देता है, पर जैसे भी उसकी तरफ मुड़ती वह लड़की, तब उसे पता चलता है कि वह लड़की भी एक डेविल होती है। ये होता है प्रिंसी, जो कि स्पाइडर डेविल होती है, जो कि अब इंसानी रूप में रहती है मैक्सिमम टाइम, और इंसानों की तरह दिखने वाले डेविल काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है। पर ये डेविल होती है, और प्रिंसी जो कि अपने डेविल फॉर्म में आती है, वह अब डेविल फॉर्म में आकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। एक ज़ॉम्बीज की गर्दन जो कि एक लड़के के पैर से जाकर टकराती है, वो कहता है कि ये इसने मेरे जूते को गंदा कर दिया, पर ये दरिंदा उस ज़ॉम्बी को उठाकर खाना शुरू कर देता है, जो कि होती है एंजल डेविल। किसी भी बताती कि ये एक स्पेशल तरीके की डेविल है, ये तो इंसानों से इसकी कोई भी दुश्मनी नहीं है।
पर ये लोग इस डेविल से कोई फिजिकल कांटेक्ट लोग रखना नहीं चाहते, कोई भी इसे फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई भी इस डेविल को छू लेता है तो उसकी जिंदगी का टाइम और भी ज्यादा कम हो जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं आकी भी यहाँ पर पहुंच चुका था, उसने अपने तलवार से जॉम्बीज को काटना शुरू कर दिया था। एंजल डेविल आकी से पूछता है कि उसके पास तो कोई क्या उसके पास कोई रुमाल है। आकी उसके पास जाकर अपना रुमाल उसे दे देता है, जिससे एंजल डेविल बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था कि आकी उसके इतना करीब कैसे आ गया। आकी ये बात जानता था कि तब तक वह सीधे डेविल को नहीं छुएगा, तब तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तभी उनके पीछे से गुंडा आ जाता है, उसने आकी ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया था। एंजल डेविल ने अपने पंख को शील्ड बनाकर उसे बचा लिया था और आकी ने उस गुंडे को भूता बना दिया था। वो उसे कहता है वो उसे बाहर ले जाए। एंजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आकी ने उसे ऑर्डर कैसे दिया, पर फाइट करने से अच्छा ये है कि वह उसकी बात माने। आकी डेंजी और पावर से कहता है कि बाकी फील्ड इन जॉबी से फाइट कर लेगी, हमें उस कटाना मैन और उसकी सपोली को मारना होगा। डेंजी कहते हैं कि क्या तुम जानते हो वो कहाँ पर है, जहाँ पर आकी उसे कुछ नहीं कहता। वो उसे कहता है कि हम अलग अलग होकर उन्हें ढूंढोगे, वह उस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। आकी अब सीधे ही चौथे फ्लोर में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसे बंदूक से शूट करके मारने का ट्राई कर रहा था, पर आकी उसे मार देता है। और चार गुंडे आकर आकी पर बुलेट फायर करने के लिए आ ही रहे थे, पर देखते ही देखते उनकी नाक से खून बहना शुरू हो चुका था, वे सब नीचे गिरने लगे थे। वही हम देखते हैं माकी माँ को, जो कि एक पहाड़ी में थी, और यहाँ पर लगता है याकुजा के बॉस ने उसने सारे नाम लिख कर दे दिए हुए थे, और माकी माँ ने फिर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, उसने सबको मारना शुरू कर दिया। और वहीं आकी को अकाने मिल चुका था, आकी को अकाने मिल चुकी थी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर अकाने अपने स्नेक डेविल को समन करती है। वो उसे कहती है कि वो गोस्ट डेविल को बाहर निकाल दे, जिससे कि उसने खाया हुआ था। और आकी के सामने गोस्ट डेविल आ चुका था, और जो कि अकाने के कंट्रोल में आ चुका था। अकाने गोस्ट डेविल को ऑर्डर देती है कि वह जाकर आकी को मार डाले, और फिर हम देखते हैं देखते ही देखते यहाँ पर अकाने की नाक से खून आना शुरू हो चुका था। अब आकी धीरे धीरे एक एक करके गोस्ट डेविल के सारे हाथ को काटना शुरू कर देता है, और वह फ्यूचर डेविल की पावर यूज कर रहा होता है यहाँ पर, जहाँ पर वह पहले ही गोस्ट डेविल के अटैक को देख पा रहा था। पर यहाँ पर आकी धीरे धीरे थकने लगा था। वहीं कोच डेविल आकी को गर्दन से पकड़कर उठा ही लेता है। अकाने डेविल को ऑर्डर देती है कि उसका गला दबाकर वो उसे जान से मार दे। डेविल उसकी बात ऐसे ही सुनता है, और आकी को अकाने मिल जाती है। उसने उसके ऊपर कोच डेविल के ऊपर अटैक करवा दिया था, और कोच डेविल आकी का दम घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी आकी को एक पुरानी बात आती कि कैसे वो और हिमेने साथ में डिनर कर रहे थे। हिमेने आकी से पहली बार सिगरेट पहने की जिद कर रही थी, जहाँ पर आकी ने फाइनली एक सिगरेट ली और पीने के लिए तैयार हो चुका था। पर वो उसे कहता है कि हिमेनो एक बुरी इंसान है, जो कि एक छोटे से बच्चे को सिगरेट पिला रही, एक माइनर को। ये बात जानकर कि आकी अंडर एज है, वह उससे सिगरेट वापस ले लेती है। वो उससे कहती है कि वह इस सिगरेट को अपने पास तब तक रखेगी जब तक आकी बड़ा हो जाएगा, तब वह इस सिगरेट को उसे देगी। कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, और हम देख पा रहे थे कि दरअसल कोच डेविल ने आकी को छोड़ दिया था। कोच डेविल जो कि अपना एक हाथ आकी की तरफ बढ़ाता है, और उसने उस हाथ में एक सिगरेट रखी हुई थी। आकी उस सिगरेट को उठाता है। वह देख पा रहा था कि दरअसल उस सिगरेट पे लिखा हुआ था इजी रिवेंज। आकी उस सिगरेट को अपनी जेब में रखता है, और आकी अपनी तलवार उठाता है और खड़ा हो चुका था, और कोस्टेबल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। वहीं अकाने हैरान थी कि ये सब क्या चल रहा है, कोस्टेबल आखिर इसे मार क्यों नहीं रहा है, वो क्यों कुछ कर क्यों नहीं रहा है। और हम देख पा रहे थे आकी को हिमोनो की एक बात आती है कि दरअसल कोस्टेबल की आंखें बिल्कुल भी नहीं होती, और वह केवल डर को ही देख सकता है। आकी अगर उसे डरेगा नहीं तो उसे कुछ भी नहीं होने वाला था। और आकी कोस्टेबल के सर पर चढ़ जाता है, और हिमेनो को ऑर्डर देता है कि बहुत ही जल्द वो भी उसके पास पहुंचने वाला है, फिर वे दोनों साथ में रहेंगे। और आकी कोस्टेबल की गर्दन को काट ही देता है। अकाने सब देखकर हैरान हो चुकी थी। अब फिर वो अपने स्नेक डेविल को बुलाने का ट्राई करती है, पर कोवेनी ने उसके गर्दन पर चाकू रख दिया था। आकी कोवेनो को उसे मारने से साफ मना कर देता है। वो उसे पूछता है कोवेनो ने अब तक पब्लिक सेफ्टी छोड़ा क्यों नहीं है, जहाँ पर कोवेनो उसे सच्चाई बताती कि कुछ दिनों में हमें बोनस मिलने वाला ना है, इसलिए मैंने इसे नहीं छोड़ा। वही डेंजी और पावर अभी भी लिफ्ट के अंदर थे, और पावर जो कि एक ड्रॉम्बी के हाथ को उठाकर खा रही होती है। डेंजी को काफी ज्यादा घिना आ रही थी उसे। पावर उसे बोलती है मीट कुछ भी हो, इंसान का हो या जानवर का, मीट तो मीट ही होता है। डेंजी उसे की ये बात तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था उसकी बात सुनने के लिए, और वे दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं।
डेंजी कहता है कि उनका काम कटाना मैन को पकड़ने का है, कहीं तुम उसे भी मत खा लेना। फिर हम देखते हैं एलिवेटर 7वें फ्लोर में खुला था और उसके अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज़ की झुंड उन्हें नज़र आते हैं। डेंजी जो पावर से कहता है कि क्या इन्होंने हमें नोटिस नहीं किया है, तो कुछ भी मत कहना। ये बात कहकर पावर जो उसे अपना नाम चिल्लाती है और ज़ॉम्बीज़ को उससे लड़ने के लिए बुलाती है, उन्हें चैलेंज करती है। ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं अटैक करने के लिए। वही पावर कहती है कि मेरे पीछे ही रहना डेंजी, और अब देखो मैं आगे से क्या करती हूँ। डेंजी चुपचाप जो एलिवेटर के अंदर में बैठकर खिसक लेता है। वही पावर अकेले ही ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो ये बात नहीं समझ पाती कि डेंजी उसके साथ नहीं है। तभी एक बड़ा सा ज़ॉम्बी उसे नजर आता है और पावर उसकी गर्दन को काट देती है। वही डेंजी जो कि अब सीधे ही 13वें फ्लोर में पहुंच चुका था, और डोर खुलने के बाद सामने था कटाना मैन और उसके गुंडे, और उन्हें देखकर डेंजी अपनी डोरी को खींचने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करके खड़ा हुआ था। कटाना मैन उसे कहता है कि रुक रुक अभी रुक जा, पहले हम थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी बात मुझे तुमसे करनी है। अगर तुम हमारी बात मानकर तैयार हो जाओगे तो हम सरेंडर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो उसे कहता है कि डेंजी तुमने इनके दोस्तों और मेरे दादा को मारा था और तुम्हें इसका जरा भी पछतावा नहीं है क्या? जी कहता है कि मैंने तुम्हारे दादा और बाकी गुंडों को इसलिए मारा था क्योंकि वे सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, ना कि इंसान थे तब मारा था। कटाना में इनको लग रहा था कि शायद डोंजी झूठ बोल रहा है, और अगर ये सच भी होगा तो वे लोग भी कभी इंसान हुआ करते थे और उन्हें मारने के लिए बदला। क्या डेंजी को बुरा भी नहीं लगा उन्हें मारने के बाद? डेंजी कहता है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और कटाना मैन उसे बताता है कि अकाने ने दरअसल उसकी बॉडी पर कुछ चेंजेस करे हुए हैं। उसके दिल को कटाना डेविल से बदल दिया था, पर अगर गलती से भी वह किसी ज़ॉम्बीज़ को मार देगा तो उसे उसे कभी भी नींद नहीं आएगी, रातों में उससे नींद नहीं आती। वही डेंजी की पूरी इंसानियत उसके दिल के साथ जा चुकी है। डेंजी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है क्या? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो तुम्हारे हाथ में मर जाओ। अब डेंजी थोड़ी देर सोचता है और उससे कहता है, साफ मना करता है। कटाना में गुस्से में आकर उससे कहता है कि क्या लगता है तुझे, तुम इससे बच पाएगा? मैं तुझे बिल्कुल काट कर रख दूंगा। और दोनों ही अपने अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। दोनों ही फाइट करते हुए बिल्डिंग की दीवार तोड़कर बाहर आ जाते हैं और दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर टकराते हैं। दोनों ही काफी खतरनाक फाइट करते हैं। टकाना डेंजी को जोर से लात मारता है और हवा में फेंक देता है, और डेंजी जो कि चलती हुई ट्रेन के अंदर जाकर गिर चुका था। कटाना मैन भी उसके पीछे ट्रेन के ऊपर आ जाता है। वो उसे बार बार कहता है, डेंजी तुझे क्या लगता है तू पहले से तो काफी तेज हो चुका है, काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है? वो डेंजी से पूछता है किसके लिए लड़ रहा है? वो डेंजी से बताता है, मैं तो अपनी नई लाइफ के लिए लड़ रहा हूँ, नई जिंदगी के लिए। काटाना मैन कहता है, पब्लिक सेफ्टी लोगों ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया कि तुम उसके लिए मरने के लिए तैयार हो चुके हो? डेंजी कहता है कि जो भी है उसके लिए काफी ज्यादा है, काफी है। वो कटाना मैन को हराने वाला है बहुत ही जल्द, ताकि माँ की माँ उसकी तारीफ करे। फिर दोनों ही फाइट करना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते फाइट काफी ज्यादा यूनिक थे। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपको ये देखना चाहिए। दोनों ही लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर जा चुके थे। वहीं लोग अपनी सेफ्टी के लिए ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए चेन को खींचते हैं। पैसेंजर जो कि ट्रेन में से भागने का उन्हें मौका मिल जाए, वहीं कटाना मैन डेंजी को लात मारकर दूर फेंक देता है और अपने अटैक पोस्ट में आता है जैसे कि पहले की तरह ही था। डेंजी ये देख लेता है और उसके साइड में लड़की होती है। डेंजी को उस लड़की और खुद को बचाने का ट्राई करता है, पर इसी बीच कटाना मैन ने डेंजी का एक हाथ काट दिया था। हालांकि वह लड़की बचकर वहां से भाग जाती है, डेंजी ने उसे बचा लिया था। वहीं कटाना मैन दोबारा से अपने अटैकिंग पोज में आता है। दूसरी पलक में उस झटकते उसने डेंजी के दूसरे हाथ को काट दिया था। फिर कटाना मैन उसे कहता है कि तुझे क्या लगता है डेंजी, अब तू कैसे फाइट करेगा? डेंजी लड़ नहीं सकता। वो चाहता है कि मरने से पहले डेंजी उसके दादा से माफी मांगे। डेंजी खड़े होते हुए कहता है, मैं क्या लगता है मैं माफी मांगूंगा, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। उसके सिर पर अभी भी एक चेनसो बची हुई थी। इतना कहते ही वह कटाना मैन की तरफ भागता है, पर कटाना मैन वापस से अपने अटैकिंग पोस्ट में आकर डेंजी के ऊपर अटैक करता है। और कटाना मैन कहता है, मेरे दादा ने तुम्हें हार मानना कभी नहीं सिखाया क्या? तेरे दादा ने। देखते ही देखते डेंजी के सिर वाली जो सैनमोन थी, चेनसो थी, वह भी टूटकर गिर चुकी थी। कटाना मैन वापस से डेंजी से कहता है वो उसके दादा से माफी मांग ले तो वो उसे बहुत ही ज्यादा आजाद कर देगा। डेंजी कहता है कि तुमने बिल्कुल मेरे सिर पर ही अटैक किया है, अच्छा हुआ, तुम तो गधे हो। और तभी हम देखते हैं कटाना मैन के शरीर के तो टुकड़े होकर गिरने लगते हैं। और फिर अब देखते हैं उस फाइटिंग सीक्वेंस को, जहां पर कटाना मैन ने डेंजी की चेनसो काटी थी, पर डेंजी ने कटाना मैन को बीच से ही फाड़ दिया था। उसने उसे बीच से काट दिया था और उसने एक चेनसो अपने पैर पे बना ली थी। डेंजी उसे पूछता है कि तुम्हारे दादा ने क्या बिल्कुल भी नहीं सिखाया ये कि शिकार को कभी शिकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए?
और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कटाना मैन को थोड़ी देर बाद होश आता है, चूंकि वह अपने इंसानी रूप में था और डेंजी ने उसके हाथ चेन से बांध दिए हुए थे। वह इंसानी रूप में उसके सामने ही था, बंदी बनकर, जहां पर डेंजी उससे बार बार कहता है कटाना मैन भी बिल्कुल उसी की तरह ही है जैसे कि वह लड़ता है। डेंजी ने जैसे कि उसके हाथ से कटाना निकाल ली, उसका शरीर ठीक वैसे ही हो गया उसकी तरह। डेंजी यहाँ पर पुलिस के आने का वेट कर रहा था ताकि कटाना मैन को अरेस्ट कर लिया जाए, पर डेंजी को एक बात का काफी बेकार लग रहा था, बुरा लग रहा था कि कैसे उस आदमी ने हिमेनो को मारा हुआ है और उसने एक दुनिया से एक सुंदर लड़की कम हो चुकी है और बदले में कटाना मैन बिना किसी पछतावे के सारी जिंदगी जेल में रहेगा। ये बात डेंजी को काफी ज्यादा बुरी लगती है, उसे ठीक नहीं लगती। कटाना मैन उसे कहता है कि वो इस बारे में अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, वह बड़ी सेफ्टी का केवल एक पालतू कुत्ता है और वह उसका कुछ नहीं कर सकता। डेंजी थोड़ी देर सोचता है और कहता है वो एक टूर्नामेंट करेगा। आकी भी वहां पर आ जाती है और पुलिस को खबर दे देता है कि वो लोग आखिर हैं कहाँ पर। डेंजी आकी से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले हो, क्या पार्ट लेना चाहते हो। आकी पूछता है कि कैसा टूर्नामेंट। डेंजी उसे समझाता है कि इस आदमी ने हिमेनो को शूट किया था, बदले में हमें इसकी 40 पर शूट करना चाहिए, यही होगा टूर्नामेंट। पुलिस के आने से पहले बारी बारी से हम इसकी टांगों के बीच कस कर लात मारेंगे और जिसकी लात से ये सबसे पहले ज्यादा जोर से चिल्लाएगा वो होगा इसका विनर टूर्नामेंट का। ये बात सुनकर तो कटाना मैन के पसीने छूट जाते हैं। आकी कहते हैं कि हमारा तो काम इस आदमी को पकड़ने का ही है, थोड़ी देर पल के मजे के लिए इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए और हिमनो भी इससे खुश नहीं होगी। वहीं आकी अपनी सिगरेट को वापस से निकालता है, वही सिगरेट जो कि उसे घोस्ट ने दी थी, और उसे देखता है। आके थोड़ी देर सोचता है और सिगरेट को वापस अंदर रख लेता है और फिर वह डेंजी से पूछता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे। डेंजी कहता है कि इसकी गोटी तुम्हें मिलेगी और क्या मिलने वाली होगी, और दोनों ही कटाना मैन की तरफ बढ़ रहे थे। वही कटाना मैन डरते हुए उन्हें रोकने का कहता है और वही हम देखते हैं पुलिस ने कटाना मैन के सारे आदमियों को पकड़ लिया था और उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। वही डेंजी और आकी जो कटाना मैन की गोटियों पर लगातार पैरों से लाते मारे जा रहे थे। आकी सोच रहा था कि इसकी चीखें क्या हिमेनो को स्वर्ग में सुनाई दे रही होगी। वही माकी में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करती है जाकर कि कैसे जो आदमी था जो कि उनके ऊपर अटैक हुआ था, जिस आदमी ने करवाया था, वे सारे वो अकाने नाम की एक लड़की ने अटैक करवाया था। अकाने जो खुद भी पहले सिविलियन डेविल हंटर रह चुकी थी, उसने गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था और याकुजा किंग में गन्स को बांटा और बदले में अकाने को चेंसो मैन के डेविल हार्ट को लाने के लिए कहा गया। वही सीनियर उसे क्वेश्चन करते हैं कि जो चेंसो मैन का हार्ट के पीछे ये सब क्यों थे। माकीमो उन्हें बताती कि दरअसल इससे पहले वो जान पाती अकाने के स्नेक डेविल ने उसकी गर्दन को ही काट कर उसकी जान ले ली। ये सुसाइड हो सकती है ताकि वह हमें कोई न बता। ये कंफर्म नहीं है कि उसने सुसाइड करी या फिर गन डेविल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके कारण ये सब हुआ। और ये सब क्यों हुआ, उन्हें बिल्डिंग क्या था, उन्हें 1.5 किलो गन डेविल के टुकड़े मिले हुए हैं और उन्हें उन टुकड़ों को जब उनके पास ऑलरेडी रखे हुए 5 किलो टुकड़ों में मिलाया तो अब ये फाइनली जो टुकड़े थे गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट करके हिलना शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब ये लोग पता लगा पाएंगे कि गन डेविल आखिर है कहाँ पर। फिर इसके बाद हम देखते हैं आकी, डेंजी और पावर साथ मिलकर काफी अच्छे से डिनर करते हैं। पेट भर के इन्होंने बहुत दिनों बाद खाया था। अब आकी बाहर सिगरेट पीने के लिए आ जाता है बालकनी पर, वो अपने पैकेट से एक सिगरेट निकालता है, उसमें कुछ लिखा हुआ था। आकी उसी सिगरेट को जलाकर पीना शुरू कर देता है। वही हम देखते हैं डेंजी और पावर को जो कि अब सोने लगे थे। डेंजी को ठीक वैसे ही सपना आता है जैसे कि पहले उसे आया करता था, फर्स्ट एपिसोड में देखा था। डेंजी एक गली के अंदर होता है, उसके सामने एक दरवाजा आता है। सपने में डेंजी काफी छोटा था, उसे सोच रहा था कि बार बार उसे सपना क्यों आता है, बार बार वो सपने को भूल भी जाता है। तभी डेंजी को दरवाजे की दूसरी तरफ आवाज आती है जो कि पोचिता की थी। डेंजी जिसका मन कर रहा था कि दरवाजा खोलकर वह पोचिता से मिल पाएगा, पर पोचिता उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए डेंजी, इस दरवाजे को तुम कभी मत खोलना। अब यहाँ पर पोचिता ऐसा क्यों कह रही है, इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की डेंजी से पूछ रही थी कि उसे क्या पसंद है। इसी के साथ ये एपिसोड, ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस इस सीरीज के सारे एपिसोड आपने देखे होंगे। गाइस मैंने ट्राई किया इस पूरी सीरीज के सारे एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन करने का, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी सीजन इस सीरीज के इस एनीमे के अगर कोई भी सीजन आता है या कोई भी एपिसोड आता है तो मैं इसी प्लेलिस्ट से मैं एक्सप्लेन करके उसे ऐड कर दूंगा। तो गाइस प्लीज प्लेलिस्ट को सेव करना ना भूलें ताकि इसके आने वाले एपिसोड, आने वाले सीजन की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं किसी अगले बेहतरीन से एनीमे के एक्सप्लेनेशन के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।